नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे हीरो की जिनकी कहानी सच कहूं तो किसी फिल्म से कम नहीं है। एक ऐसे लीडर जिनकी बस एक आवाज पर पूरे देश में क्रांति की आग लग गई थी। वो आवाज जिसने कहा था, सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो एक चिंगारी थी। नहीं, एक आग थी जिसने लाखों हिंदुस्तानियों के दिलों में आजादी की लौ को और भड़का दिया। और ये शब्द थे किसके? सुभाष चंद्र बोस के, जिन्हें हम सब प्यार और सम्मान से नेताजी कहते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1939 से। जगह थी त्रिपुरी कांग्रेस सेशन। ये वो पल था, वो टर्निंग पॉइंट था, जहां नेताजी का रास्ता कांग्रेस की मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स से हमेशा के लिए अलग हो गया। यहां पर दो बहुत बड़ी सोच, दो विचारधाराएं आमने सामने थीं। एक तरफ थे गांधी जी, जो मानते थे कि आजादी अहिंसा से और धीरे धीरे मिलेगी, और दूसरी तरफ थे नेताजी, जिनका मानना था कि नहीं, आजादी तो चाहिए, अभी चाहिए, पूरी चाहिए, और चाहे जैसे भी मिले। इसी सोच के फर्क की वजह से उन्होंने गांधी जी के कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया के खिलाफ प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, और कमाल देखिए, वो जीत भी गए। बस यहीं से कांग्रेस में एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। गांधी जी का ये एक सेंटेंस, इसका वजन बहुत ज्यादा था। मतलब ये साफ हो गया था कि अब नेताजी के लिए कांग्रेस के अंदर रहकर काम करना लगभग नामुमकिन होगा। तो नतीजा क्या हुआ? नेताजी ने प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी अलग पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। और अब जो कहानी शुरू होने वाली है, वो सच में किसी स्पाई थ्रिलर फिल्म जैसी है। इतिहास में इसे द ग्रेट एस्केप कहा जाता है, और यकीन मानिए, ये नाम बिल्कुल सही है। देखिए, अंग्रेज सरकार नेताजी के बढ़ते कद से बुरी तरह घबरा गई थी। उन्हें साफ साफ दिख रहा था कि ये आदमी अकेला ही उनके पूरे एम्पायर की जड़ें हिला सकता है। तो उन्होंने क्या किया? वही जो वो हमेशा करते थे। नेताजी को कलकत्ता में उनके अपने ही घर में हाउस अरेस्ट कर दिया। पर अंग्रेज शायद ये भूल गए थे कि वो किसे कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। 16 जनवरी 1941, वो रात जब नेताजी ने एक मुस्लिम स्कॉलर मौलाना जियाउद्दीन का भेस बदला और घर के बाहर पहरा दे रही पूरी पुलिस फोर्स को चकमा देकर गायब हो गए। जरा सोचिए इस सफर के बारे में। कलकत्ता से पेशावर, फिर जान जोखिम में डालकर पहाड़ों के रास्ते काबुल, वहां से मॉस्को, और फिर फाइनली बर्लिन। ये कोई टूर नहीं था, ये आजादी के लिए किसी भी हद तक जाने का एक फौलादी इरादा था। जर्मनी पहुंचकर उन्होंने हिटलर तक से मुलाकात की। मकसद साफ था, भारत की आजादी के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट जुटाना। और यहीं जर्मनी में ही उन्हें पहली बार नेताजी का टाइटल मिला, मतलब रिस्पेक्टेड लीडर, और उन्होंने वहां फ्री इंडिया सेंटर भी बनाया। अब कहानी में एक और जंप लेते हैं, जर्मनी से सीधे सिंगापुर, साल 1943। अरे, पर जर्मनी से जापान तक वो पहुंचे कैसे? ये अपने आप में एक और थ्रिलर है। सोचिए, एक जर्मन सबमरीन में पानी के नीचे हजारों मील का खतरनाक सफर, बीच समंदर में एक जापानी सबमरीन पर शिफ्ट होना, और फिर मंजिल तक पहुंचना। और सिंगापुर पहुंचकर नेताजी ने एक ऐसी आर्मी की कमान संभाली जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, भारत की आजादी। हाँ, ये सच है कि आजाद हिंद फौज की शुरुआत कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने की थी। लेकिन 1943 में जब नेताजी ने इसकी कमान अपने हाथ में ली ना, तो जैसे इस आर्मी में एक नई जान आ गई। वो इसके सुप्रीम कमांडर बने और इस फौज को एक ऐसी ताकत बना दिया जिससे हराना मुश्किल था। और यहां नेताजी का बड़ा दिल और पॉलिटिकल समझ देखिए। सोचिए, इतने गहरे मतभेद थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ब्रिगेड्स के नाम गांधी और नेहरू के नाम पर रखे। ये दिखाता है कि वो अपने पुराने साथियों की कितनी इज्जत करते थे। भले ही रास्ते अलग हो गए थे, लेकिन उनका सबसे रेवोल्यूशनरी कदम था रानी झांसी रेजिमेंट बनाना। ये एशिया की पहली ऑल विमेन कॉम्बैट यूनिट थी, और इसे लीड कर रही थीं बहादुर कैप्टन लक्ष्मी सहगल। उस जमाने में ऐसा सोचना भी मतलब कमाल था, एक बहुत ही साहसी फैसला। ये था आईएनए का वॉर क्राई, दिल्ली चलो, एकदम सीधा, साफ और पावरफुल नारा। इसने हर सैनिक के अंदर जैसे करंट दौड़ा दिया था। और मंजिल सिर्फ एक थी, दिल्ली, और दिल्ली का लाल किला। और अब आता है इस कहानी का क्लाइमैक्स, वो पल जिसका सबको इंतजार था, आजाद हिंद फौज का भारत की तरफ मार्च और इतिहास बनाने का समय। भारत की मेन जमीन पर कदम रखने से भी पहले एक बड़ी जीत मिली। जापान ने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स नेताजी की प्रोविजनल गवर्नमेंट को सौंप दिए, और नेताजी ने फौरन इनका नाम बदलकर शहीद और स्वराज द्वीप रख दिया।
ये टेक्निकली आज़ाद भारत की पहली ज़मीन थी, एक सिंबॉलिक जीत जो बता रही थी कि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया। साल था 1944, जगह मणिपुर का मोइरांग। यहां कर्नल शौकत मलिक की लीडरशिप में आईएनए ने वो कर दिखाया जिसका सपना हर हिंदुस्तानी देख रहा था। उन्होंने भारत की धरती पर पहली बार तिरंगा फहराया। सोचिए वो पल कैसा रहा होगा, सदियों की गुलामी के बाद आजादी की पहली किरण। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। दुश्मन से ज्यादा मुश्किल लड़ाई तो कुदरत से थी। भयानक मानसून, खाने पीने की कमी, हथियारों की कमी, इन सब वजहों से इम्फाल की तरफ बढ़ रही इस बहादुर फौज को बहुत भारी मन से पीछे हटना पड़ा। तो क्या यहाँ कहानी खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़ाई का मैदान बदला, लेकिन जंग खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। बैटलफील्ड में नहीं, बल्कि दिल्ली के लाल किले के एक कोर्ट रूम में। अंग्रेजों ने आईएनए के 3 बड़े ऑफिसर्स को पकड़ा, शाहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों, और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया। अंग्रेजों को लगा होगा कि वो अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से काम चला लेंगे, पर यहां उनका दांव उल्टा पड़ गया। एक मुस्लिम, एक हिंदू और एक सिख, तीनों एक साथ एक मुकदमे में भारत की आज़ादी के लिए खड़े थे। ये तस्वीर उस वक्त की नेशनल यूनिटी का सबसे बड़ा सिंबल बन गई। और ये नारा, ये सिर्फ एक नारा नहीं रहा, ये पूरे देश की आवाज़ बन गया। क्या शहर, क्या गांव, हर जगह लोग सड़कों पर उतर आए। हालात ये थे कि नेहरू जैसे बड़े बड़े लीडर्स ने सालों बाद अपना वकीलों वाला काला कोट पहना और इन ऑफिसर्स को बचाने कोर्ट पहुंच गए। पूरा हिंदुस्तान सच में एक हो गया था। और इसका नतीजा था 0। पब्लिक का प्रेशर इतना जबरदस्त था कि ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। उन्हें तीनों ऑफिसर्स की सजा माफ करनी पड़ी, उन्हें छोड़ना पड़ा। ये एक मॉरल विक्ट्री थी जिसने ब्रिटिश राज की जड़ें हिला दी। कहते हैं कि इस एक ट्रायल ने अंग्रेजों को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से भी ज्यादा डरा दिया था। तो आखिर में एक सवाल बचता है। आईएनए जंग के मैदान में शायद हार गई, पर क्या लाल किले में मिली इस जीत ने उन्हें आज़ादी की लड़ाई का असली हीरो नहीं बना दिया? सोचिए, किसी भी एक जंग से ज्यादा इस एक मुकदमे ने पूरे भारत को एक कर दिया और अंग्रेजों को ये साफ साफ मैसेज दे दिया कि अब बोरिया बिस्तर बांधने का वक्त आ गया है। और शायद यही नेताजी और उनकी फौज की आखिरी और सबसे बड़ी जीत थी।